आज हम आप लोग के सामने जो टॉपिक रखने जा रहे हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023। तो चलिए बिना देरी किए हम आपके सामने आशुतोष पाठक। 22-23 कहने का मतलब कि जो 21-22 में जो हुआ उस आधार पे ही हम लोग आर्थिक सर्वे पेश कर किया जाता है, और फिर जो बजट होता है वो आगामी के लिए होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया गया, ये 17वां था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त मंत्री कौन थे? विजय कुमार चौधरी। यानी विजय कुमार चौधरी के द्वारा 17वां बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। किस तिथि को पेश किया गया? तो 27 फरवरी 2023। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था। तो अगर पहली बार अगर हम लोग देखेंगे, तो 2006-07 में, और सर्वाधिक समय तक पेश करने वाले थे सुशील कुमार मोदी। तो ये 17वां बिहार आर्थिक सर्वेक्षण था। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा पेश किया गया 27 फरवरी 2023 को। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि विकास दर कितना रहा, यानी ग्रोथ रेट कितना रहा। तो बिहार का जो विकास दर रहा, इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। 10.98%। तो राष्ट्रीय आंकड़ा कितना कह रहा है, देखेंगे। राष्ट्रीय आंकड़ा जो है ये है, ध्यान रखेंगे, 8.68%। तो उससे क्या है, तो राष्ट्रीय आंकड़ा से ज्यादा है, यानी ये राष्ट्रीय आंकड़ा से क्या हुआ, ज्यादा हुआ। अच्छा, बिहार से पहले और कौन है विकास दर के मामले में? तो 2 है बिहार से पहले, एक आंध्र प्रदेश 11.4% और राजस्थान 11.04%। यानी तीसरे स्थान पर बिहार रहा। और किस किस मामलों में तीसरे स्थान पर बिहार रहा, इसको भी देख लीजिए। यहीं पर अगर सड़क घनत्व के मामलों में देखा जाए, तो सड़क घनत्व के मामलों में भी बिहार का स्थान तीसरा है। और वाहन रजिस्ट्रेशन की बात अगर करेगा, तो उसमें भी बिहार का स्थान तीसरा है। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो फिर से एक बार देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो पहली बार जो पेश किया गया था 2006-07 में किया गया। 2022-23 में जो आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया गया है, ये 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा पेश किया गया। तिथि 27 फरवरी 2023। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, इतना हम उम्मीद जरूर रख रहे हैं। विकास दर कितना रहा, तो 10.98%। अब ये राष्ट्रीय आंकड़ा क्या बता रहा है, तो राष्ट्रीय आंकड़ा जो है वो 8.68% है। तो राष्ट्रीय आंकड़े से ज्यादा, ये भी पूछ सकता है कितना ज्यादा, तो उसको उसमें जोड़ देंगे या फिर यहां से माइनस कर देंगे। बिहार से पहले 2 राज्य ऐसे हैं जो विकास दर में बिहार से आगे हैं, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा राजस्थान। अब हम लोग बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, जीएसडीपी के बारे में। तो जीएसडीपी क्या, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहां पर हम लोग 2 चीज देखेंगे, एक वर्तमान मूल्य और एक स्थिर मूल्य। याद रखिएगा,
तो वर्तमान मूल्य पे क्या है और स्थिर मूल्य पे क्या है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। तो इसका जो वर्तमान मूल्य जो बोलेगा कि वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान मूल्य में पूरा डाटा याद नहीं रखना है, एक मोटा मोटी याद रखिएगा। जैसे वर्तमान मूल्य का क्या है, 675 करोड़, तो 675 लगभग याद रखेंगे तो हो जाएगा। और स्थिर मूल्य, तो स्थिर मूल्य पे कितना है ध्यान रखिएगा, तो स्थिर मूल्य पे 428,065 करोड़। अब यहां एक चीज और पूछेगा, ध्यान रखिएगा, आखिर विकास दर इतना बढ़ा तो भाई प्रति व्यक्ति आय भी हम लोग देखेंगे। ऐसा माना जाता है कि पटना का जो प्रति व्यक्ति आय है वो अन्य शहरों की तुलना में, जो महानगर के शहर हैं वहां से भी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। तो अच्छी बात है, लेकिन ये डाटा है तो भाई वो जो फैक्ट है जो रखना ही होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जीएसडीपी में अगर हम लोग प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे कि प्रति व्यक्ति आय, तो टोटल ऐसे प्रति व्यक्ति आय किस पे, पहले हम लोग देखेंगे वर्तमान मूल्य पे, ठीक है, वर्तमान मूल्य पे। तो ये वर्तमान मूल्य पे जो है वो 54,383 रुपये है। और स्थिर मूल्य पे अगर हम लोग देखेंगे कि स्थिर मूल्य पे क्या है, तो 34,465, इतना भी याद रखिएगा, 54,383 तो समझ में आ जाएगा, और 34,465। अब प्रति व्यक्ति के मामलों में पहला स्थान कहाँ किसका है, तो देखेंगे ये पटना का है, लगभग 1,15,000 के आसपास है। और पटना से नीचे में दो और जिले हैं, बेगूसराय और मुंगेर, याद रखिएगा, यहां से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे यहां ये दोनों का तो लगभग 45-42 के आसपास है, और पटना का कितना है, लगभग 1,15,000 के आसपास। इस चीज को भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे अगर पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय के मामलों में पहला स्थान किसका है, तो प्रति व्यक्ति आय के मामलों में पहला स्थान जो है वो पटना का है। वहीं अगर न्यूनतम अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूनतम जो है वो पहले भी था, अभी भी है, शिवहर। यहां तक आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं आई होगी, ये हम उम्मीद रख रहे हैं, एकदम आराम से हम लोग देख रहे हैं। देखिएगा फिर से एक बार, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ये 17वां बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण था, जिसे वित्त मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी के द्वारा 27 फरवरी 2023 को पेश किया गया। इसमें यह बताया गया कि, यानी डाटा रखा गया कि विकास दर के मामलों में हम राष्ट्रीय आंकड़े से ज़्यादा हैं, यानी विकास दर 10.98% माना गया है। हमसे दो ही राज्य आगे हैं, यानी बिहार से दो ही राज्य आगे हैं, ये हैं आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, और राजस्थान। आंध्र प्रदेश में कितना माना गया, तो 11.4% है, और राजस्थान में 11.04%। और दो मामलों में बिहार का स्थान तीसरा है, एक सड़क घनत्व के मामलों में और एक वाहन रजिस्ट्रेशन के मामलों में भी बिहार का स्थान क्या है, वो तीसरा है। एक जगह कर दिए, याद करने में सहूलियत होगा। अब हम लोग जीएसडीपी की बात करेंगे तो वर्तमान मूल्य जो है याद रखिएगा 675,448 करोड़, और स्थिर मूल्य 428,065, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो वर्तमान मूल्य पे कितना है, 54,383 करोड़ रुपए, और स्थिर मूल्य पे कितना है, तो 34,465 करोड़ रुपए। प्रति व्यक्ति आय के मामलों में प्रथम तीन जिला जो है पटना, बेगूसराय और मुंगेर, वहीं न्यूनतम जो है वो है शिवहर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसमें प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, द्वितीय क्षेत्र के बारे में और तृतीय क्षेत्र के बारे में।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा और वहाँ यहाँ से जो क्वेश्चन रहेगा इसमें पूछ देगा कि प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि हुई या कमी हुई, द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि हुई या कमी हुई, तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई या कमी हुई। तो इसको देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। एकदम आराम से करना है, हड़बड़ाना नहीं है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र सबको मालूम है, जिसमें कृषि को रखते हैं, पशुपालन को रखते हैं, माइनिंग को भी रखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग से संबंधित होते हैं और तृतीय क्षेत्र में जो होता है वो सेवा से संबंधित है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करेगा कि भाई 2022-23 में बिहार में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र, पहले ही बता दिए हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र किसको बोलते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो रखा गया 21.02%, 21.2%, याद रखिएगा 21.2%। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें कमी आई। कमी क्यों आई भाई, तो पहले जो था, याद रखिएगा, ये पहले जो था, यहां ध्यान दीजिएगा, ये था 21.4%। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहले कितना था, 21.4%, अभी कितना हो गया, 21.2%। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें अगर हम लोग कहेंगे कि मवेशी हो गया, यानी पशुपालन जो हो गए, उसके बाद हम लोग खनन के क्षेत्र में देख सकते हैं, फिशिंग के क्षेत्र में देख सकते हैं, तो वहां पे वृद्धि हुई है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कमी आई है। इस चीज का देखेगा तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मत्स्य क्षेत्र में कितना % की वृद्धि हुई, पशुपालन में कितना हुआ, खनन में कितना हुआ, तो उस पर भी आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। लेकिन ऐसे प्राथमिक क्षेत्र में जो हुई है वो कमी हुई है, यानी पहले की तुलना में इस बार क्या हुआ, कम गया, यानी कमी हुई। पहले था 21.4%, अभी क्या हो गया 21.2%। कितना कमी हुआ देख ही लीजिए, इसको माइनस कर लेना है यहां से। उसके बाद है द्वितीय क्षेत्र, याद रखिएगा। तो द्वितीय क्षेत्र में भी कमी देखने को मिली, याद रखिएगा, द्वितीय क्षेत्र में भी कमी देखने को मिली। पहले जो द्वितीय क्षेत्र जो था, याद रखिएगा 19.3 था, लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया है 18.1%। तो इसमें भी कमी देखने को मिली, याद रखिएगा। और पहले क्या था 19.3, पहले कितना था 19.3%। यानी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र दोनों में पहले की तुलना में 2022-23 में कमी दिखाई गई है, यानी कमी हुआ है, याद रखिएगा। ये सब डाटा एकदम याद रखेंगे, एकदम क्वेश्चन आना ही है यहां से। यानी कहने का मतलब था कि पहले जो द्वितीय क्षेत्र जो था उसमें 19.3% था, लेकिन 2022-23, याद रखिएगा 2022-23 का जो आर्थिक सर्वे जो पेश किया गया, इसमें प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र दोनों में कमी दिखाई गई। प्राथमिक क्षेत्र कितना है भाई अभी 21.2%, यानी 21.4% से घटकर 21.2% हो गया। वहीं द्वितीय क्षेत्र 19.3% से घटकर 18.1% हो गया। अब हम लोग तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे, तो तृतीय क्षेत्र में देख लेंगे। तृतीय क्षेत्र में क्या है भाई, तो इसमें वृद्धि देखने को मिली। क्यों वृद्धि देखने को मिली, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अभी वर्तमान में 60.7% है। यानी इसमें क्या देखने को मिला,
इसमें वृद्धि देखने को मिला। पहले कितना था, तो 59.3%, याद रखिएगा। पहले कितना था, तो 59.3%। तो ध्यान रखेंगे इन दोनों में कमी देखने को मिली। फिर से बोल रहे हैं, इन दोनों में कमी। ऐसे भी याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में 21.4% से घटकर, प्राथमिक क्षेत्र 21.4% से घटकर 21.2% हो गया। द्वितीयक क्षेत्र 19.3% से घटकर 18.1% हो गया। और तृतीयक क्षेत्र 59.3% से बढ़कर, यानी वृद्धि हो गया, यहाँ 60.7% हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा हर हालत में, ठीक है। अब एक और डाटा है, उस डाटे को याद रखिएगा। अगर हम लोग कुल व्यय देखेंगे तो ध्यान रखिएगा कुल व्यय कितना हुआ, तो याद रखिएगा कुल व्यय जो हुआ 1.93 लाख करोड़, याद रखिएगा करोड़। अब ये इतना व्यय हुआ, सोचने वाली बात है। अब इसमें राजस्व व्यय कितना हुआ, एक चीज याद रखिएगा, राजस्व व्यय ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई। ज्यादा किस पे व्यय होना चाहिए, पूंजीगत व्यय पे होना चाहिए ज्यादा। क्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर से स्ट्रांग होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे राजस्व व्यय ही ज्यादा हो गया। सैलरी दो मतलब जो भी खर्चा सरकार माने खर्च कर रही है, संपत्ति पे नहीं, ताकि उसे मुझे रिटर्निंग मिले, सैलरी पे और भी जो एक्सपेंसेस हैं उस पे खर्च कर रही है। तो राजस्व व्यय ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ राजस्व व्यय क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो समस्या तो उत्पन्न होगी ही, सोचने वाली बात है। और ये सोचने वाला विषय होगा कि पूंजीगत व्यय पे ज्यादा खर्च होना चाहिए, ठीक है। जैसे सड़क निर्माण हो गया, भवन निर्माण हो गया, अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इस पे खर्च होना चाहिए, न कि राजस्व व्यय पे ज्यादा खर्च होना चाहिए। तो राजस्व व्यय कितना हो गया, 1.59 लाख करोड़, ये याद रखिएगा। यानी इस पे कितना परसेंट लगभग हो गया, 82% के आसपास। यानी ये परसेंटेज में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 82.4%। अगर हम लोग पूंजीगत व्यय में देखेंगे, याद रखिएगा कि पूंजीगत व्यय मेरा कितना हुआ, तो पूंजीगत व्यय जो हुआ वो याद रखिएगा 34 के आसपास होगा। ध्यान रखेंगे, देख लीजिए, लाख करोड़। यानी कितना का अंतर है, देख लीजिए, खुद देख लीजिए। यानी मात्र 17.6% के आसपास ही खर्च किया गया, 17.6% के आसपास खर्च किया गया। हम राजस्व व्यय को, राजस्व व्यय पे ही ज्यादा खर्च कर रहे हैं, पूंजीगत पे नहीं कर रहे हैं। तो स्थिति तो गड़बड़ होगी ही, सोचने वाली बात है। तो ये सोचने वाला विषय है कि हमें राजस्व व्यय पे कम से कम खर्च करना होगा और पूंजीगत व्यय को बढ़ाना होगा, इस चीज को याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डाटा है, इसको याद रखिएगा। ऊर्जा में देखेंगे, एनर्जी में, तो ऊर्जा खपत हमारा बढ़ा है पहले की तुलना में। पहले क्या था, 280 के किलोवाट था, अभी हमारा ऊर्जा खपत अभी कितना हो गया है, 329, ठीक है, 329 किलोवाट, याद रखिएगा। तो ये बढ़ा है, ये बढ़ा है 329, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहां ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कमी हुई है। प्राथमिक क्षेत्र जहां पहले 21.4, प्राथमिक क्षेत्र में जहां पहले 21.4% था, अभी वर्तमान समय में 21.2% हो गया है। द्वितीयक क्षेत्र में जहां पहले 19.3% था, 18.1% हो गया है। और तृतीयक क्षेत्र में जहां 59.3% था, तो 60% हो गया है, 60.7%। तो एक तरह से ऐसे डाटा याद रखिएगा, ऐसे भी याद रखेंगे, 21.2, 18.1, 60.7, 60.7, दोनों 60 है और 7 है, तो उसको ऐसे ही याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग कुल व्यय देखेंगे, तो इस बार जो कुल व्यय जो है, ध्यान रखिएगा, 1.93 लाख करोड़, लेकिन मेरा राजस्व व्यय बढ़ गया, याद रखिएगा, जो सोचने वाला विषय है। 1.59 लाख करोड़ है,
यानी लगभग 82.4%, और पूंजीगत व्यय 0.3 लाख करोड़ यानी 17.6%। तो ये हम आपके सामने एक आर्थिक सर्वेक्षण एक ब्रीफ में रखे। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। एक और इस पे हम वीडियो अपलोड कर देंगे, उसको आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। बजट से संबंधित और 7 निश्चय 2, बजट और 7 निश्चय, ये हम आपके सामने कल इस पे या फिर शाम में अपलोड कर देंगे, इसको याद रखिएगा। लेकिन एक बार फिर हम बोलेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो काफी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, डाटा जरूर याद रखिएगा। हम भी आप ही लोग से सीखते हैं और प्रयास किए कि आपको शॉर्ट में अच्छे से समझा के रखा जाए आपके साथ, आपके पास, ठीक है, ताकि आप इसको एक बार जरूर से देखिए, पढ़िए, और वहां आप खुद देखिएगा कि यहां से क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए एक फिर नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।